प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज़ 1 जो बीपीएससी 67th पीटी को लेकर बनाया गया है उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, 150 क्वेश्चन को, और उसे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के से बनने वाले जो भी संभावित तथ्य होंगे उन्हें देखते हुए और सारे क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन को हल करने में जो भी समय लगा उसे देखते हुए हम कोशिश करेंगे इसे जल्दी कंक्लूड करें। हालांकि मुझे लगता है कि लगभग 150 क्वेश्चन को फुल डिस्कशन करने में लगभग 2.5 घंटे टाइम तो लग ही जाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसे जल्दी से कंप्लीट करूं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन के अंतर्गत इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को 10 सेकंड के अंदर बताना है। उसके बाद हम उसका डिस्कशन करते हुए बताएंगे उसका आंसर, सही आंसर क्या है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर ए है। चंद्रमा पर पलायन का वेग लगभग 2.4 किलोमीटर स्क्वायर होता है। वहीं जब पृथ्वी पे देखा जाए तो पलायन वेग पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर स्क्वायर है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से जो भी गैस पाए जाते हैं चंद्रमा के ऑर्बिट में, वो क्या होते हैं? पलायन कर जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तित हो जाता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या उसका परिवर्तित क्या क्या होता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग, चाल, तरंग दैर्घ्य ये सारा परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे इसके 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी सही रहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है और उसके स्पीड में या तरंग दैर्घ्य में या वेग में ये परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं 2 का सही आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है क्योंकि? खतरे का सिग्नल लाल रंग को क्यों बनाया जाता है? तो खतरे का सिग्नल लाल रंग को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह अन्य रंगों की तुलना में दूर से भी दिखाई देता है और इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह सर्वाधिक होता है। इस प्रकार बी, सी, डी तीनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार 3 का सही आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी सिलिरियल मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, जिसे सांकेतिक रूप से ए लिखा जाता है और इसे एमीटर के द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर सी हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो हम देखते हैं कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है कार्डियोग्राम का, और वोल्टमीटर विभवांतर मापने में प्रयोग किया जाता है। अमीटर को विद्युत धारा मापने में प्रयोग किया जाता है। वही लक्समीटर को प्रकाश की तीव्रता मापने में उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन हमारे सही सुमेलित हैं। इस प्रकार 6 का सही आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है?
तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का पाठ्यांक ये -40 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल हो जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत पानी का जमकर बर्फ बनना और मोम का गलना, दूध का क्रीम से अलग करना, दही से मक्खन निकालना और ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर और नेफ्थलीन का होता है, ये सारे क्या हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जिनसे उनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है। तो वैसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसका पुनर्प्राप्ति नहीं किया जा सकता है वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती जब पिघल रही होती है तो वह भौतिक है, लेकिन जब मोमबत्ती जल रही है तो वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे हम देखते हैं खाना का पकना, जब खाना पक जाता है तो उसे हम पुनः प्राप्त करके कच्चा खाना नहीं बना सकते, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का स्कंदन, दूध से दही बनाना, लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। तो ये सारे जो परिवर्तन हैं ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल का विभव क्या होता है? तो शुष्क सेल का विभव जो होता है क्या है इनमें से? तो शुष्क सेल का विभव होता है 1.5 वोल्टमीटर। शुष्क सेल एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें द्रव्य विद्युत अपघटन साथ एक नमी युक्त विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार लेक्सांस ने किया था, अतः इसे लेक्सांस सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल का विभव 1.5 वोल्टमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है, दोनों होता है, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से अधिक होता है, और जिस वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जैसे हम देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित CO2 एवं SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे जो भी गैस होते हैं वर्षा के साथ घुलकर क्या होता है कि कार्बनिक अम्ल में और सल्फ्यूरिक अम्ल में और नाइट्रिक अम्ल में ये बनाती है, और वह बनाकर क्या होती है कि बारिश के द्वारा भवनों पर, ऐतिहासिक इमारतों पर, पौधों पर और जंतुओं के ऊपर ये गिरती है बारिश के रूप में, और इसकी वजह से क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचता है। हमने देखा था अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, कि NGT ने आगरा के जो भी वहाँ पे कारखाने, इंडस्ट्री हैं, उनको एक आदेश दिया था कि वहाँ पे उनका जो SO2 का एमिशन हो कम किया जाए, क्योंकि वहाँ पे देखा गया कि ताजमहल का जो रंग वाइट है वह थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगा। वह क्यों हुआ था? तो अम्लीय वर्षा के कारण ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक में क्या होता है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखकर बताएं कि सही ऑप्शन क्या है। तो इसका 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा C, क्योंकि साधारण नमक में प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रोमियम स्टील मिश्रण है किसका है? तो क्रोमियम स्टील किसका मिश्रण है? तो क्रोमियम स्टील जो होता है वह क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है। इस प्रकार 13 नंबर का आंसर सी है। 14 नंबर है हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो पानी बनता है। इस प्रकार 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। 15 है सोडियम बेंजोइड का आणविक सूत्र क्या है? तो सोडियम बेंजोइड का आणविक सूत्र NH2CONH2 है। सोडियम बेंजोइड को खाद्य परिरक्षक की तरह व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसका आणविक सूत्र NaC7H5O2 है। यह बेंजोइड इसमें अलग का सोडियम लवण होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेंजोइट अम्ल के उदासीकरण की अभिक्रिया द्वारा सोडियम बेंजोइट को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, इसमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है? तो 16 का सही आंसर सी है। आर्द्र भूमि को प्रकृति के किडनी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण तथा जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करने के कारण आर्द्र भूमियों की प्रकृति होती है कि वह उसे फिल्ट्रेशन करती है। इसलिए आर्द्र भूमि को अर्थ का किडनी या प्रकृति का किडनी के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता थे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता हर्ट्ज थे। इस प्रकार इसका सही आंसर सी है। तो किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा एवं गंजापन की बीमारी की वजह क्या है? 18 नंबर में पूछा गया दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, कवक। कवक के कारण दमा और गंजापन की बीमारी होती है। और हम देखते हैं कि दमा रोग के कारण क्या होता है कि इसका नाम है, दमा रोग के कारक का नाम देखा जाए तो एस्पीजर्लिस फुलमिंगेटस है, जबकि गंजापन का टीनिया या कैपिटिस इसे कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस के नाम से ही जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है और औषधि विज्ञान के पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है, हिपोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मम्स क्या है? तो मम्स या गलसुआ पैरामॉक्सी वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है जिसमें पैरोटिक ग्रंथि में सूजन और जलन व दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार 20 का सही आंसर है ए, एक प्रकार की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 21 नंबर में पूछा गया है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे हम देखते हैं टाइलिन व लाइसोजाइम पाए जाते हैं। मेढक व व्हेल में अगर देखा जाए तो लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं और ओवरऑल सभी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो इसमें ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है।
क्योंकि श्वसन की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है और इस प्रक्रिया में सामान्य परिस्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पेसमेकर को अन्य SA नोड्स के नाम से जाना जाता है। SA नोड या सियोनिट्रल नोड कोशिका का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। तो मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल जो होता है वह टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है एवं मौलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रत्यात्मल या एंटासिड को कार्यान्वित करता है। इसमें ऑक्सिक्लिक अम्ल भी उपस्थित होता है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन कथन सुमेलित नहीं है? तो हम देखते हैं कि अर्बर और स्मिथ अंतः आकेंद्रन का पता लगाया जाता है इसके द्वारा, बिल्कुल सही है। और फेल्डमैन एग्रोबैक्टीरियम या TDNA का युक्त परिजीनी पादपों का विकास किया जाता है, ये भी सही है। मुलिश या पारा श्रृंखलित प्रतिक्रिया यानी PCR का पता लगाया जाता है इसके द्वारा, ये भी सही है। टेमिन को अगर देखा जाए, टेमिन और बाल्टीमोर को, तो वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया जाता है इसके द्वारा, ये भी सही है। इस प्रकार इसमें ABCD चारों सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 25 का E हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? महिलाओं में पुरुषों जैसा लक्षण दिखना क्या कहलाता है? तो महिलाओं में पुरुषों जैसा लक्षण दिखना इसका सही आंसर हो जाएगा B, बिरिजिल्म। क्योंकि महिलाओं में पुरुषों जैसा लक्षण जैसे भारी आवाज़, दाढ़ी, मूछें, वो भी बढ़ना और इत्यादि गुण बिरिलिज्म कहलाता है। यह महिलाओं में एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 27 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। जैसे हम देखते हैं, जंतु कोशिका में लवण नहीं पाए जाते हैं। कार्क ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। एकेसिया पौधे की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। पादप कोशिका में सिलिया नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार 27 का आंसर E हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग क्या है? तो ब्लू फ्लैग एक प्रकार का ट्रेडमार्क है जो FEE के स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क है जो 60 सदस्य देशों में 65 संगठनों से मिलकर एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कनाडा में स्थित है और हम देखते हैं कि बहुत सारे बीचेस को दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग DNA प्रबंधन तकनीक में किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन विट्रो या DNA प्रबंधन तकनीक है। इसके अंतर्गत विशिष्ट DNA पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करके DNA या जीन के किसी विशेष खंड की लाखों प्रवर्धित प्रतियां तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड लागू किया गया है, कौन सा है?
तो विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक प्राइवेसी कोड लागू किया गया कौन सा देश है? यह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया गया है। मतलब जो भी आपको डाटा वगैरह रखना हो उसकी प्राइवेसी किस पे निर्भर करेगी? आपके बायोमेट्रिक पे, यानी बायोलॉजिकल पहचान पे। वह बायोलॉजिकल पहचान जब आप देंगे तभी वह डाटा आप खोल पाएंगे, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्पेट्रोपियस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति है किसकी है? तो कास्पेट्रोपियस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति किसकी है? तो एक प्रकार की घोंघे की प्रजाति है यह, और वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की। इसका नाम कास्पेट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है। यह नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चिल और निल्सन कहाँ की नदियां हैं? तो चर्चिल और नेल्सन यह कनाडा की दो नदियां हैं जिसका निकास हडसन की खाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो एंडीज पर्वत का विस्तार वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक है। इसका विकास दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ हिमालय में दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जैसे हम देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वह कौन है? तो एंडीज है जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है और इसका विस्तार वेनेजुएला से अर्जेंटीना तक है। जबकि ऊंचाई की बात की जाए तो यह हिमालय में सबसे ऊंचा हम जानते हैं कि एवरेस्ट की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? तो हम देखते हैं लॉरेंसिया का पठार और पेंटागोनिया का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार। तो सबसे पहले अगर ऊपर से देखा जाए तो लॉरेंसिया का पठार हो जाएगा, उसके बाद कोलोराडो हो जाएगा, उसके बाद कोलंबिया हो जाएगा, उसके बाद पेंटागोनिया हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर पूछा गया एक दक्षिण में स्थित है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्योंकि पेंटागोनिया का पठार सबसे नीचे स्थित है और ये अर्जेंटीना में स्थित है जो दक्षिण अमेरिकी देश है। जबकि लॉरेंसिया का पठार कनाडा में, कोलंबिया का पठार यूएसए में, कोलोराडो का पठार यूएसए में और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है जब फल उत्पादन या बागवानी, सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति कृषि को दुगना करने का टिकाऊ कृषि है। जबकि हम बात करें भूरी क्रांति की तो वह गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से होता है। अमृत क्रांति की बात की जाए तो यह नदियों को जोड़ने की योजना है, अमृत क्रांति के रूप में से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो वर्तमान में लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश जो है वह चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किन या किस प्रदेशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो इसमें अंडमान निकोबार का सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है क्योंकि यह पूरी तरफ से एक द्वीपीय क्षेत्र है। वहीं जब दूसरा देखा जाए तो इसमें दूसरे नंबर पे गुजरात हो जाएगा। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र की बात की जाए तो ये लगभग 2000 यानी 1962 किलोमीटर है। जबकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का तटीय क्षेत्र 1215 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है 974 किलोमीटर और उसके बाद दमन और दीव है जिसका तटीय क्षेत्र है 28 किलोमीटर क्योंकि यह एक बहुत छोटा द्वीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस देश में भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? तो इसमें सर्वाधिक सीमा नेपाल का स्पर्श करती है। जैसे हम देखते हैं अपने पड़ोसी देशों को, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 966 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगता है 106 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो सुंदरबन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया है? तो सुंदरबन को नेशनल पार्क 1984 में घोषित किया गया है। सुंदरबन डेल्टा का नाम से इसलिए वह जाना जाता है कि वहाँ पे एक सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तेजी से वृद्धि करने ये जो सुंदरी वृक्ष है, इसी के नाम पे उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और ये जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं और यह लगभग 9630 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। यहाँ जल में लवण की मात्रा लगभग 70% है। और सुंदरबन को कब दिया गया है? तो हमने देखा कि 1984 में से नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत झील है। अगर आपने हमारा वो टॉपिक वाइज डिस्कशन वाला सीरीज देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो रूपकुंड झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है और यह एक हिमानीकृत झील है। इस झील का 1942 में एच के माधवन नामक एक रेंजर, इस झील को एच के माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था और यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी है, इसलिए इसे रहस्यमयी नाम से भी जाना जाता है इस झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में जो आयोजन किया जाना है ये हरियाणा में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश के नौसेना द्वारा किया गया था? तो विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 21 में जो अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास किया गया था, उसमें जो अध्यक्षता कर रहा था वह किस देश की नौसेना द्वारा उसका आयोजन किया गया था? तो उसका आयोजन जो किया गया था वह पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किया गया था। और हम देखते हैं कि इस अभ्यास में, अमन अभ्यास में यूएसए, चीन, रसिया, यूके, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि देशों ने भाग लिया। इसके अलावा कई अफ्रीकी देश में इसमें शामिल हुए और इसका संचालन पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किया गया था अमन अभ्यास का। और ये कब हुआ था? तो फरवरी 2021 में हुआ था। इसमें कितने देश शामिल थे? तो लगभग 45 देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया? तो हाल ही में विश्व संपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया या किस देश के अध्यक्ष द्वारा किया गया? तो 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व संपोषणीय विकास सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इसकी थीम रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल है। इसका थीम क्या था?
संपोषणीय विकास सम्मेलन 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया हाल ही में? तो चीन ने हाल ही में बीबीसी न्यूज के प्रसारण पे चीन में बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा इंडिया पहल का संबंध किससे है? तो आशा इंडिया पहल जो है वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक पहल है। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना दो प्रकार का होता है, एक ग्रामीण होता है और एक शहरी होता है। तो आशा इंडिया जो है वह पहल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक पहल है जो वहन करने योग्य संघोषणीय हाउसिंग बनाए जाने के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 92 यानी 52वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी 22%। विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 22% है, जबकि वे 88% के आसपास प्राकृतिक संसाधनों तथा लगभग 73% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसके विपरीत 78% विकासशील देशों की जनसंख्या है और 12 और 17% प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा का क्रमशः दोहन करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो अभी पिछले साल हमने देखा कि विश्व का सबसे विशाल स्टेडियम कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जैसे पहले मोंडेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, वह है। यह कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसका औपचारिक उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को किया था और इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। इसमें लगभग 1,10,000 दर्शकों को बैठने का इंतजाम किया गया है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो पहले इसका नाम मोंडेरा स्टेडियम था, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया? तो इसका सही आंसर है राजगीर। राजगीर में हाल ही में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया और बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक और हाल ही में बिहार में 4 विधेयक प्रस्ताव पारित हुआ है और इनमें से हम देखते हैं कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक हुआ और दूसरा हुआ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, तीसरा इस प्रकार से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक और बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम। इस प्रस्ताव के तहत राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। यह देश का 6ठा खेल विश्वविद्यालय होगा राजगीर में जो खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 21-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? तो इसका सही आंसर है वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार सरकार का बजट प्रदेश में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। वर्ष 21-22 के लिए यह बजट जो था लगभग
यह 2 अरब 18 करोड़ 3 लाख 2,270 करोड़ का था। और यह बजट पूर्व वर्ष 2020-21 की तुलना में देखा जाए तो 6541 करोड़ अधिक है। यानी इसका सही आंसर ये है कि 2020-21 की तुलना में वर्ष 21-22 का जो बजट है वह 6541 करोड़ ज़्यादा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल की आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से विधायकों, आश्रमशालाओं, आवासीय स्कूलों और विद्यालयों, आश्रमशालाओं, आवासीय स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई और यह योजना में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने लक्ष्य हासिल कर लिया। बिहार ने करीब 99% स्कूलों में शुद्ध जल पहुंचाया, तो उत्तर प्रदेश ने 1 लाख से अधिक यानी 1,17,711 स्कूलों में नल से जलापूर्ति शुरू करने का जलापूर्ति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा मंदिर स्थित है? तो ये बड़ा चर्चे में था। ये रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना के वारंगल के पालमेर में स्थित रामप्पा मंदिर है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची या विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है। इसे काकतीय वंश के रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को को इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पे मान्यता देने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार स्थित मूल्य पर बिहार का विकास दर का प्रतिशत क्या है? तो 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार स्थिर मूल्य या हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस पे बिहार का विकास दर का परसेंटेज क्या है? तो 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर का प्रतिशत 10.5% है, यानी 10.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से लेकर एफडीआई को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से एफडीआई को परिवर्तित करके 100% कर दिया गया है। और इसमें हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 100% तक कर दी है। इस कदम से बीपीसीएल में सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने में मदद मिलेगी। मतलब पहले 49% होता था किसी प्राइवेट कंपनी का, अब क्या कर दिया गया है, उन्हें 100% हिस्सेदारी उनकी हो सकती है। मतलब अगर वह चाहें तो पूरी तरह कंपनियां खरीद सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो इससे क्या होगा कि बीपीसीएल जो है वह तेल निर्यात आयात के लिए जानी जाती है, तो उसमें सरकार की पूरी तरह हिस्सेदारी को अब सरकार चाहे तो बेच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक मेजबानी के लिए चुना है और 32 साल बाद पुनः ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। तो ये ब्रिस्बेन कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। कब होना है? तो 2032 में होना है। इसके पहले कब हुआ था ब्रिस्बेन में? तो 2000 में हुआ था और 32 साल बाद फिर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया है? तो ये भी करंट में बड़ा चर्चे में था। इसका
हम देखते हैं तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा या कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। किसके किसके नेतृत्व में हुई थी? तो मेन तो थे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और उनके साथ थे कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी। 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा का डेथ हो गया है और इसी वजह से ये क्या चर्चे में है। इनका डेथ हुआ है उत्तराखंड के ऋषिकेश में, सुंदरलाल बहुगुणा का। 1970 में इस आंदोलन चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मतलब निर्माण कार्यों के लिए जो भी पेड़ पौधे काटे जा रहे थे तो ये सारे चाह रहे थे कि अगर पेड़ पौधे का काटा जाना इस तरह से जारी रहा तो वहाँ पे पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने उसका विरोध किया और अंततः सरकार ने वहाँ से पेड़ों को काटने का जो प्रस्ताव था उसे हटा दिया और अगर कुछ पेड़ आवश्यक कार्यों के लिए काटे भी गए तो उसके लिए वहाँ पे उतने पेड़ प्रतिस्थापित किए गए, मतलब लगाए भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को किया गया है। FIH की 22 मई 2021 को संपन्न वर्चुअल बैठक में भारत के नरेंद्र बत्रा को दोबारा भारतीय ओलंपिक संघ का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया। बत्रा ने बेल्जियम के मार्क कॉड्रॉन को 2 वोट से हराया और इनका कार्यकाल 2024 तक का बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक इनमें से देखते हैं कौन है। तो ये अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली जो समिति थी उन्हें दिया गया है और अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली जो समिति थी उन्होंने 1985 बैच के IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का नया निदेशक मई 2021 को नियुक्त किया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय ब्यूरो का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरियस हेनरी को कहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हम देखते हैं कि हैती सरकार ने मंगलवार को एरियर हेनरी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुछ दिन पहले हैती के पूर्व प्रधानमंत्री जोवेनल मोइज़ो को वहाँ के एक उग्रवादी समूह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कहाँ के PM की हत्या कर दी गई थी? तो हैती के PM की। और उनके जगह कौन आए हैं? तो उनके जगह पे एरियस हेनरी को हैती का PM नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो बिहारी पुरस्कार 2020 से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार 2020 से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है? तो लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के एक विभाग के रूप में इसे चुना गया है। लोक उद्यम विभाग को इसे रखा गया है। और हम देखते हैं कि वित्त मंत्रालय के अधीन अभी तक कुल 5 विभाग कार्यरत थे। हाल ही में उसे एक छोटा विभाग बनाया गया और जिसका नाम लोक उद्यम विभाग रखा गया है। इसके अन्य 5 विभाग हैं, जैसे आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग
और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, या दीपम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को दीपम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया? मतलब पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पे कौन देश रहा? तो इसका सही आंसर बी है, जापान। हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप पे जापान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली के हाट में वर्ष 2021 के इस महोत्सव का 1 से 15 फरवरी के बीच आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन M.K. वेंकैया नायडू ने किया। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन M.K. वेंकैया नायडू ने दिल्ली से किया, हुनर हाट में। हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर है पुरी, जो उड़ीसा का उड़ीसा में स्थित है। तो पुरी जो है वह जहाँ सीधे टैप से पानी पिया जा सकता है, यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया पुरी, उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व में हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, 28 जुलाई। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 जुलाई नोबेल पुरस्कार विजेता बरूच सैमुअल का जन्मतिथि है, जिसने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी। किसने की थी हेपेटाइटिस वायरस की खोज? तो बरूच सैमुअल। और उन्हीं के मतलब जन्मतिथि पे 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित गलवान वैली कहाँ स्थित है? तो चर्चित गलवान वैली या गलवान घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह गलवान वैली लद्दाख का वह क्षेत्र है जहां भारत एवं चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था और यहीं पे अगर डेप्सांग का मैदान पूछा जाए वह भी इसी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक विजेता कौन है इनमें से? तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की भागीदारी से इस खेल के मेडल पर सबकी निगाहें थी और चीन की चेन यूफुई ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि टी बाई ताई ने सिल्वर तथा भारत की पीवी सिंधु जो थी वह कांस्य पदक ही जीत पाई। तो इस प्रकार एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये चीन की थी, जिनका नाम क्या था? उनका नाम है यूफेई, चीन यूफेई। इस प्रकार सही आंसर का बी हो जाएगा, क्योंकि चीन यूफेई ने क्या जीता? स्वर्ण जीता। और सेकंड पे जो सिल्वर जीतने वाली है वो टी बाई ताई उनका नाम था और थर्ड पे कौन रही, यानी कांस्य पदक या ब्रॉन्ज जीतने वाली? तो भारत की पीवी सिंधु कांस्य पदक विजेता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने की बात की जा रही है, तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक विजेता वह चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है।
आमों को 10,000 प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% की हानि पे बेच दिया गया तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य या प्रति टन पर बेचा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 14,700। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 16% और 25% तीन क्रमागत छूटें किस एकल छूट के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43.3%, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। हम देखते हैं अब जीएस के क्वेश्चन पे आते हैं। अब इधर सिर्फ मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग चलते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन से हमारा जीएस स्टार्ट है, जहाँ पे लिखा हुआ है जैन परंपरा के अनुसार इसमें किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारपाल, जो चालुक्य या सोलंकी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म से दीक्षित किया था और जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं धूत कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। धूत कीड़ा मतलब वो जो जानवरों के द्वारा लड़ाई की जाती है, वो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये इन्हें कहा जाता है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। और सातवाहन वंश के सबसे महान शासक में से एक है यह। इसने चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका। इसने बौद्ध संघ को अजकालीय तथा कार्ले के बिच्छू संघ को कररज्जक नामक ग्राम दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह जो 1854 से 60 के मध्य में हुआ, इसके प्रमुख नेता थे। और इस विद्रोह का विस्तार अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्र जो था वो बंगाल में था मूल रूप से। इस विद्रोह के संदर्भ में किसान का कष्ट दीनबंधु मित्र ने अपने ग्रंथ या अपने पुस्तक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वह 255 ईसा पूर्व में हुई है। इसे कहीं कहीं 287 भी देखा जाता है और ये कलाशोक के समय में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिस्स ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे हमें दिया गया है तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई, तो इसका सही आंसर हमने देखा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में कलाशोक के समय हुई थी और इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तिस्स ने की। इस प्रकार इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में किस ग्रंथ में पटना को पालीब्रोथा कहा गया है?
तो मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें पटना को पलिब्रोथा कहा गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की कुल 6 समितियों में संगठित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्यों में अगर देखा जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेश शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूरी ठाकुर और बासवान सिंह इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, यह लंदन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी इसमें पूछा गया बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी व केटी तेलंग तीनों मिलकर, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग द्वारा 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई और 1885 ईस्वी में बम्बई में नागरिकों की एक सभा जमशेद जी जीजो भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसी सभा में इस संगठन के गठन की घोषणा की गई थी। तो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है वह भी 1885 में, और हम देखते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना ये भी 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। ये भी कब? तो 1885 में ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन में देखा कि यह द्वितीय में भाग लिया था, जबकि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया। अगर देखा जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया, जबकि प्रथम और तृतीय में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर, अभी वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक जगह पर हुआ। कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार व 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ था? तो इसके बाद गांधी जी जो थे वह खिलाफत आंदोलन को रोक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को इसका प्रारंभ पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ले में पीर अली के नेतृत्व से प्रारंभ होता है और इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट लायर मारा जाता है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, कब किया गया? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार या दिल्ली दरबार आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सन 1877 में आयोजित किया गया। प्रथम कब हुआ? तो ये लिटन के कार्यकाल में 1877 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया? तो ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में लाया गया था, इसको कहा गया क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए ये लाया गया था, और इस कानून को काला कानून की संज्ञा भी दी गई भारत में। और यह इसका व्यवस्था यह था कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है, और इसमें न उसके पक्ष में कोई वकील रख सकता है, न कोई दलील दिया जा सकता है, और न अपील की जा सकती है। इसलिए इसे इस नाम से जानते हैं, नो वकील, नो दलील और नो अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान ये तुर्क वर्ग के थे, और सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान आयोग और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। तो इस प्रकार सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अमीर और सुल्तान ज़्यादातर किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बाद इसमें जो उसका इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, और प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। वहीं जब देखा जाए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंच गई थी, जिस कारण फिरोज शाह ने इसे चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया, और इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? तो दस्तरबंदान सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा कहा जाता था, और सामूहिक रूप से दस्तरबंदान या पगड़ी पहनने वाले को कहा जाता था दस्तरबंदान, क्योंकि वे सिर पे आधिकारिक रूप से अपनी पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? जो पगड़ी लंबे लंबे धारण करते थे उन्हें दस्तरबंदान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनाए गए थे। तो अगर आ जाए कि पुराना किला, तो ये भी शेर शाह ने बनवाया। उसमें और क्या बनवाया? तो किला कोहना मस्जिद बनवाया और शेर मंडल आदि भवन बनवाए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो मानव बलि प्रथा का निषेध जब उस पर रोक लगा, तो अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में एक जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। वह कौन सी जनजाति थी? तो खोंड या खोंड नामक जनजाति, जो तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी होने के कारण वह स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, यानी जिसे मरीहा कहा जाता था, मानव बलि को क्या कहा जाता था?
तो मानव का जो बलि दिया जाता था उसे मरीहा कहा जाता था, उसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित करने के प्रयास किए और अंग्रेजों द्वारा करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित है, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कारणों का सामना करना पड़ा और 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कि इसका सही आंसर कौन हो गया? तो खोंद जनजाति थे, वह बलि प्रथा का निषेध का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में टॉमस मुंड्रो ने इसे मद्रास प्रांत में लागू किया था और बाद में यह प्रथा बम्बई, सिंध, बरार, असम इत्यादि क्षेत्रों में भी लागू की गई थी। 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसने अभिनव भारत की स्थापना की? तो अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर जी ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर जी ने की थी और यह क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में इनका प्रथम स्थान था। अभिनव भारत का यह मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किनसे सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? 98 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। यह मालवा के परमार वंश के शासक थे तथा इनका शासनकाल 1094 से 1143 ईस्वी तक रहा था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र इसी के दरबार में रहते थे। तो जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की और यह मालवा के परमार वंश के शासक थे। इनका शासनकाल 1094 से 1143 ईस्वी तक रहा और इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र रहा करते थे, जयसिंह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में हुई थी और इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए कि भारत ट्रेड यूनियन या कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडी की व्यवस्था क्या थी? तो हुंडी का प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था थी जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्रपत्र या पेपर के तौर पे होता था। बड़े व्यापारी हुंडी के माध्यम से ही, बड़े व्यापार जो भी होते थे वह हुंडी के माध्यम से ही होता था। आज भी इसका प्रचलन है, जिसे हम कहते हैं कि बॉन्ड पेपर, बिल वगैरह, सारे बिल कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो घटनाओं की तिथियां कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हम देखते हैं तो अगस्त घोषणा पत्र को 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित होता है, जिसे अगस्त संकल्प कहा गया है। 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव पारित होता है, जो ऑप्शन ए में है। दूसरा है 20 अगस्त 1900, पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो अगस्त घोषणा पत्र है। पहला अगर इसमें देखा जाए घटनाक्रम तो अगस्त घोषणा पत्र है जो 20 अगस्त 1917 को पारित किया गया है। दूसरा अगस्त प्रस्ताव है जो 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया। तीसरा है
अगस्त संकल्प जो 8 अगस्त 1942 को लिया गया है, 8 अगस्त 1942 को अगस्त संकल्प लिया गया। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, जब जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में बोला लड़कर लेंगे पाकिस्तान, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में से मनाया 16 अगस्त 1946 को। इस प्रकार इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया था? 102 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो चुका था? तो बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था और श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि बिहार में स्वराज दल की विफलता हो गई और 1923 तक स्पष्ट हो चुकी थी और 1925 तक यह दल अप्रभावी हो गया। मतलब 23 में तो गठन ही हुआ स्टार्टिंग में फरवरी में, और फरवरी से जाकर के हम देखते हैं कि 1923 के लास्ट तक यह क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। और जब यह कमज़ोर पड़ गया तो 1925 तक जाते जाते यह दल बिहार में अप्रभावी हो गया, स्वराज दल। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे श्री कृष्ण सिंह, और 1925 तक यह अप्रभावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनिया संप्रदाय का संबंध था। तो नोनिया संप्रदाय का संबंध किससे है? तो नोनिया संप्रदाय का संबंध इसमें से हम देखते हैं तो नोनिया विद्रोह जो हुआ था वह 1770 से 1800 के बीच हुआ। लगभग 30 साल तक यह होता रहा, चलता रहा है। और इसका संबंध सोरे के उत्पादन से था। सोरा उत्पादन का मुख्य केंद्र के रूप में अगर बिहार में देखा जाए तो हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया इत्यादि थे। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया जाति के लोग करते थे मुख्यतः। और ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के शिकार होने के कारण मतलब ब्रिटिशर्स आते थे, इनसे सोरे ले लेते थे, छीन लेते थे, गिरा देते थे वगैरह, और कम दामों में खरीदते थे बेसिकली। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के शिकार होने के कारण इन लोगों ने विद्रोह किया। और विद्रोह का दौर कब तक रहा? तो 1770 से 1800 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि अनुशीलन समिति के स्थापना अनुशीलन समिति की होती है 1902 में, और इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक थे बरिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी। सॉरी, हमने देखा था अभिनव भारत देखा था, अनुशीलन समिति नहीं देखा था। तो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे बरिंद्र कुमार घोष, और अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक बरिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मिश्र और पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय के रूप में जब हम देखें तो ये लॉर्ड बेवेल थे, और ये भारत का अंतिम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड बेवेल हुए। हम देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो खींचा गया है वह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के सीमा पर बन गई, मतलब उसके बीच में खींची गई। और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील या 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। और यहाँ पे अंतिम वायसराय के रूप में जब हम देखते हैं तो लॉर्ड बेवेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो बलदेव सहाय महाअधिवक्ता
के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव या अगस्त 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, और क्रिप्स की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा में प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में बिहार में महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंपारण की दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? तो चंपारण की दुर्दशा पुस्तक के लेखक पीर मोहम्मद मुनीस, जिनका कालक्रम 1882 से 1994 के मध्य में रहा है, उन्होंने चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक लिखा। इसमें चंपारण के किसानों की वास्तविक स्थिति को बताया गया तथा शोषणात्मक विधि को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? तो हम देखते हैं कि जीवीके यानी जीवीके राव समिति जो था उसका संबंध तो पंचायती राज व्यवस्था से है, क्योंकि इसी के आधार पे शासन की व्यवस्था थी उसे हम विकेंद्रीकरण का जो मूल रूप दिया गया तो जीवीके राव समिति द्वारा सर्वप्रथम दिया गया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठन के प्रावधान में उसका रिकमेंडेशन दिया था। गाडगिल समिति की बात की जाए तो यह भी संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। और बीपी सिंह सरकार समिति, तो बीपी सिंह सरकार समिति भी उससे संबंधित है। इस प्रकार 108 का सही उत्तर ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में ऑप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष इसमें कौन है? तो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए एक सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया था। मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति का भी गठन किया गया जो जीवी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात की गई है। इसका सही आंसर बी है, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार संसद द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 पारित किया गया और 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों का कार्यकाल क्या होता है, कितने वर्षों का होता है? तो इसमें हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कुछ संसदीय समितियों का कार्यकाल तो 1 वर्ष का होता है, लेकिन सभी संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का नहीं होता है। कुछ का कार्यकाल अगर देखा जाए तो वह लोकसभा के द्वारा निर्धारित किया जाता है, या लोकसभा कार्यालय द्वारा उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, या लोकसभा के कई एक समिति हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है कि उनका कार्यकाल चलते रहता है। जब तक लोकसभा का सत्र चलता है या लोकसभा का कार्यकाल होता है तो उसके समानांतर उनका कार्यकाल चलते रहता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सही है? तो इसमें सही आंसर सी है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक जो अधिकार दिया गया है उसे समता के अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है, और सामाजिक समानता या प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय को प्राप्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949, क्योंकि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इसे जो जनता द्वारा अपनाने की बात की जाती है वह हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को पारित होने के बाद उसमें नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी संक्रमणशील उपबंध लागू हो गए। लेकिन संविधान के शेष उपबंध, जैसे जो भी उपबंध उसके बाद जोड़े गए, वह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में जैसे यूनियन टेरिटरीज या संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों होती है, और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें शासित कराया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 फर्स्ट के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा पदाविधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि उपराज्यपाल होते हैं तो उपराज्यपाल उसके चीफ माने जाते हैं, और उनके अंतर्गत जो भी केंद्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उस राज्य का प्रशासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? तो पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार जो भारत में है वह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा ये अधिकार को सम्मिलित किया और 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधानिकता और वैधता की जांच करते हुए जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2003 में यह निर्णय दिया गया कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मूल अधिकार है और न ही सामान्य विधिक अधिकार है, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इस प्रकार संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरीयता के क्रम में इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे उप प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो सबसे शीर्ष पे लोकसभा अध्यक्ष है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान पद पे आसीन होते हैं। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का पद नहीं दिया गया, यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इसलिए उनके समकक्ष होते हैं लोकसभा स्पीकर। इस प्रकार इसमें सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। तो 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो भारत में कृषि संगणना का आयोजन कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाता है। भारत में प्रथम व्यापक कृषि जनगणना 1970-71 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें सही आंसर कितने साल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित है, कितना है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 6.8%। बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा 6.8% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंद्रहवीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या कौन है? तो 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वर्ष 2021 के लिए चीन है, दूसरे स्थान पर USA है, फिर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात है। तो पहले स्थान पे सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है भारत के लिए 2021 में? तो चीन है। दूसरे स्थान पे USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई है, किसकी? तो देश में डिजिटल मुद्रा की दिशा में पहले कदम के रूप में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 अगस्त 2021 को ई-रूपी की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? तो 1 अगस्त 2021 से ई-रूपी की शुरुआत की गई है मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? तो मई 2019 में पहले से कार्यरत NSSO और SCSO दोनों का विलय करके, दोनों को एक में मिला के NASO यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का गठन किया गया है। और नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग ही जो भी भारत की संस्था होती है, प्रमुख संस्था, उनके डाटा का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में
बिहार को 100 में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एसडीजी के अनुरूप नीति आयोग द्वारा भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसडीजी इंडेक्स तैयार किया गया। 100 अंक में केरल 75, हिमाचल तथा तमिलनाडु 74 के साथ ये दोनों दूसरे स्थान पर रहे हैं। और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो ये चंडीगढ़ 79 अंक के साथ सबसे ऊपर रहा। तो इसमें सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ रहा है, लेकिन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। इस वजह से हम देखते हैं कि राज्य में अगर देखा जाए तो केरल है, और सेकंड देखा जाए तो हिमाचल और तमिलनाडु कंबाइंड है। और यूटी की बात की जाए तो टॉप में चंडीगढ़ है 79 अंक के साथ, जबकि बिहार का अगर देखा जाए तो 52 अंक बिहार का है। इस प्रकार देखा जाए तो ये सही आंसर सी होगा, और 52 अंक के साथ बिहार सबसे नीचे रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर्थ्य योजना, सामर्थ्य स्कीम का संबंध किससे है? तो सामर्थ्य योजना या स्कीम का संबंध कपड़ा उद्योग के लिए दक्षता विकास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सामर्थ्य योजना का संबंध कपड़ा उद्योग के लिए दक्षता विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? तो भारत में हम देखते हैं कि यूरिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन इत्यादि का उत्पादन तो होता है, लेकिन पोटास उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता है, और इसलिए पोटास जो आता है भारत में मंगाया जाता है, मतलब आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? तो इसका सही आंसर है 1921 यानी 1921। 1921 का वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का जीएसडीपी यानी स्टेट का जीडीपी क्या अनुमानित है? तो 21-22 के लिए बिहार का स्टेट जीडीपी क्या रहा है अनुमान में? तो बिहार के लिए एसजीडीपी की बात की जाए या जीएसडीपी की, तो 21-22 के लिए 7.57 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना? तो 21-22 के लिए बिहार का जीएसडीपी 7.75 लाख करोड़ अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि ये सारे जो हैं एनएसओ या फिर नीति आयोग 2015, सेबी 1988 और नबार्ड 1982 सारे के सारे सही हैं। तो इसलिए इसमें एक से अधिक सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो ये 2015, मेक इन इंडिया 2014, स्वामित्व 2020, ई नैम 2026। इस प्रकार ये सारे के सारे सही हैं।
इसलिए इसका सही आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। हालांकि आधुनिक में देखा जाए तो कोपरनिकस ने 1000 वर्ष पूर्व ही सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है, और उनसे कोपरनिकस से 1000 पहले आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था। लेकिन कोपरनिकस तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने 499 ईस्वी में बताया कोपरनिकस ने, और मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित व खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना की थी इन्होंने। मतलब आर्यभट्ट जो थे वह 499 ईस्वी में उन्होंने बताया 23 वर्ष की आयु में कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी दूरी पर घूमती है, और एक इस पे शोध ग्रंथ जिसका नाम आर्यभट्टियम पड़ा उसकी रचना की थी। जबकि हम देखते हैं लगभग 1500 ईस्वी के लगभग में कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर का जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर के कुलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हुए 1820 से 1836 तक आंदोलन किया। यह आंदोलन रांची, सिरभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम क्षेत्रों में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। 11वीं शताब्दी के अंत में पाल सत्ता पतनशील थी। इस वंश के अंतिम शासक रामपाल थे, और रामपाल के समय ही तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ। इसके संस्थापक नन्यदेव थे तथा कर्नाट इसके भी संस्थापक नन्यदेव थे। इस प्रकार हम देखते हैं कर्नाट वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो वह हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह, जबकि संस्थापक की बात की जाए तो नन्यदेव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देशबंधु के नाम से विख्यात CR दास या चितरंजन दास ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की, और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यही 1923 में ही बिहार में भी फरवरी में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके प्रमुख नेता के तौर पे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान इसमें किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम राय साहब या महेंद्र प्रसाद, राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब राजेंद्र प्रसाद के भाई थे जिनका नाम था राय साहब महेंद्र प्रसाद, और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि उन्होंने लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब ये लोग कहते थे कि मैं संपन्न हूँ, मुझे कुछ वेतन नहीं चाहिए, तो ठीक है मैं ये काम करूँगा पर मुझे वेतन नहीं चाहिए, मैं नौकरी नहीं कर सकता। आखिरकार जब असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था तो उन्होंने, महेंद्र प्रसाद ने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, अपनी राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। दूसरा हम देखते हैं तो इसमें जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि शामिल थे। इस प्रकार इसका ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी या दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो दुखी या दुखी आत्मा या दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालने वाले व्यक्ति पीर मोहम्मद मुनीश थे। और पीर मोहम्मद मुनीश ने हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण और उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदरलैंड अखबार के संस्थापक कौन थे? तो द मदरलैंड अखबार के संस्थापक मौलाना मजरूल हक थे। और हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन हैं? तो 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले की बात की गई है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी और किशनगंज इन चारों जिला का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो ये मुंगेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो बिहार में पृथ्वी दिवस प्रत्येक 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में पृथ्वी दिवस प्रत्येक 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है? तो बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो वह होती है। जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला के अंतर्गत बढ़िया ताल में आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1935 में मुंगेर जिला के अंतर्गत बढ़िया ताल आता है और वहाँ पे आंदोलन चलाया गया। बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों को जमींदारों ने दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई? तो बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई? सितंबर 2020 को बिहार में 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई और ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों को ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान करने की बात की गई है और इस योजना के तहत राज्य के 45,945 गाँव को यानी 45,945 गाँव को फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर ई है
क्योंकि बिहार उच्च न्यायालय यानी बिहार में हाई कोर्ट जो है पटना में, उसका गठन 1916 को किया गया। बिहार विधानसभा इसका 1952 को किया गया, और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में किया गया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है उसका 1903 में किया गया। इस प्रकार सारे आंसर सही हैं। इस प्रकार इसका 146 का आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो सबसे साक्षर जिला पटना है, सबसे कम साक्षर जिला किशनगंज है, सबसे अधिक जनसंख्या पटना की है, सबसे बड़ा जिला का क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका सही आंसर जो है यह सारे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं? बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, या 27 डिग्री 31 मिनट 15 है उत्तरी अक्षांश है। मतलब बताया जा रहा है कि बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 20 10 उत्तरी अक्षांश है, या 27 21 31 15 उत्तरी अक्षांश है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखकर आंसर लगाएं। तो इसमें बिहार का भौगोलिक विस्तार जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है, जबकि हम ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो वह उसकी लंबाई जो है वह 345 किलोमीटर है। और बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15% चावल उत्पादन करता है, यह भी सही है। और बिहार के 3 जिले खास करके पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, जो कौन कौन से हैं? तो कटिहार के ऊपर है अररिया, और अररिया नहीं, किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया है। यानी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? तो बिहार के लगभग 25 जिले में हमेशा देखा जाता है कि जब बारिश होती है बरसात के दिनों में तो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित कहाँ है? तो बिहार में पटसन उद्योग पट्टी उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान तथा मध्य दक्षिणी बिहार के मैदान में विस्तृत है। पटसन उद्योग के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग नदियों के किनारे स्थापित किए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी बिहार और मध्य दक्षिणी बिहार में कई नदियां पाई जाती है, और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में पटसन उद्योग की पट्टी पाई जाती है। इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, इसे शेयर करें लोगों के साथ, और इसे लाइक करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।